जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें क्योंकि अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो एक कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी का क्या एंड ऑफ द रिजल्ट है। क्योंकि सीधा सीधा इस पॉलिसी के हिसाब से अगर चला जाए तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के लिहाजे से पाकिस्तान को भारत की नीति में कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल भुलाना पड़ेगा। क्योंकि आज पाकिस्तान की जनता इतनी भूखमरी की शिकार हो चुकी, क्योंकि भारत हमेशा से पहले इनका सहयोग करता रहता था। अब इनको इनकी आंखें खुली है और इन्हें पता चला है कि हमें भारत के साथ संबंध अच्छे करने होंगे। जबकि इस पॉलिसी के तहत सिर्फ और सिर्फ भारत से अगर ये कोई बातचीत करते हैं तो इसमें कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल भुलाना पड़ेगा इनको। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के नेता इसको एग्री भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें डिबेट करने वाला भी कह रहा है कि कश्मीर का इश्यू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के से भी ऊपर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी ही चर्चा इस डिबेट में की गई है और कैसे आईएमएफ के आगे अब इमरान खान को जाने में शर्म भी आने लगी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि आईएमएफ के पास कर्ज मांगने से मुल्क की सलामती मुतासर होती है। क्या कहा इमरान खान साहब ने, ज़रा देखिए। हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर आपकी इकोनॉमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। आईएमएफ के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है, और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। अब जाहिर है कर्ज लेने से वापस देने तक आपको आईएमएफ और जो जाहिर है इंटरनेशनल इदारे हैं उनके मफादात, उनकी पॉलिसीज़ को अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उन पर तरजीहात देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में कौमी सलामती पॉलिसी की अशद ज़रूरत थी और इसे एक अरसे के बाद बड़ी मेहनत के बाद मुरतब किया गया है। यही नहीं, इसका हर साल जायज़ा लेने के बाद तब्दीलियाँ भी की जा सकेंगी। कौमी सलामती पॉलिसी की तफसीलात में अभी भी बहुत से अहम सवालात मौजूद हैं जिस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। एजाज चौधरी साहब, इस वक्त मुल्क में कितनी ज़रूरत थी कौमी सलामती पॉलिसी की, जो एक चंद सालों पर मुहित थी, एक मेहनत के बाद मुरतब की गई है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है मौजूदा हालात में? सर बहुत इंपॉर्टेंस है जी मेरे ख्याल में, क्योंकि एक पूरी कौम की हम जब कोर्सेज करते थे ना जी, ट्रेनिंग के कोर्सेज, तो मुझे याद है कि नेशनल पर्पस के ऊपर बड़ी बहस होती थी कि कौमी मकसद क्या है हमारा, आखिर हम कहाँ बहसियत कौम कहाँ जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस खला को पूरा किया है इस डॉक्यूमेंट ने। ये बहुत पहले शायद आ जाना चाहिए था, लेकिन चलें देर आयत दुरुस्त आयत, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि किसी भी कौम को ये बताया जा सके कि हमारे अहदाफ हैं और किसी से रहना चाहते हैं। जो इस डॉक्यूमेंट की सबसे खूबसूरत बात मुझे नजर आई, वो इसमें ये कहा गया कि जो बुनियादी मकसद है, अल्टीमेट पर्पस जिसका नाम दिया गया इसके अंदर, वो लिखा है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और खुशहाली, सेफ्टी, डिग्निटी एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ही, इससे कोई दो राय इस पे नहीं हो सकती। अच्छा, उसको हासिल कैसे किया जाए, उसके लिए आपने खुद अभी अपने इब्तिदाइये में बताया है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तो बाकी सारी सिक्योरिटी भी होगी, यानी एक सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच फॉलो की गई है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अहमियत है। आपने ये मुझसे पूछा था, सारी दुनिया के ममालिक जो हैं, अक्सर दुनिया के ममालिक ऐसे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने भी ये शुरू। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तो बात करते हैं, एक आम आदमी के लेवल पर जाकर बात करें तो इकोनॉमिकली एक आम जो शख्स है, एक आम आदमी जो है वो सिक्योर नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, एक आम आदमी का यहाँ पर गुजारा मुश्किल हो रहा है, 3 वक्त की रोटी खाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की खा लें बड़ी बात है। तो किस इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं एजाज चौधरी साहब हम लोग? मेरे ख्याल में इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा हुआ है और मेरी अपनी भी का मुशाहिदा भी ये है कि बुनियादी चीज होती है वसाइल की मुनसफाना तकसीम जी। जो आप कमाते हैं क्या वो तमाम लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। और इसीलिए वो 18th अमेंडमेंट आई थी, अगरचे उसकी तैयारी नहीं की गई,
लेकिन वो सूबों तक रुक गया, सूबों से आगे डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं गया, तो आम शहरी को तो मिला ही कुछ नहीं, उसको तो पता ही नहीं चला कि क्या से क्या हुआ। मैं एक इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ़ है, क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस नौयत के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। तो इसमें आप समझते हैं जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें कुछ नया है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये वही चीजें हैं कि जी हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, हम उनके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से और कुछ इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जी कश्मीर के बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो उसी सूरत में चल सकता है कि आपका पुरअमन पड़ोस हो, पीसफुल नेबरहुड हो। अगर आपके हमसायों के साथ अमन नहीं होगा और सरहदों पर कशीदगी जारी रहेगी, तो मुझे बताएं कौन सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। इसलिए बतौर हदफ ये दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोशिश जारी है और तकरीबन हर हुकूमत ने कोशिश की है जो भी पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आई है कि हिंदुस्तान के साथ एक पुरअमन बकाए बाहमी का किसी न किसी तरह का हल, और बड़ी बार कोशिशें भी हुई हैं। आपने देखा कि हर बार जब 2 कदम आगे गए तो 2 या 3 कदम पीछे आना पड़ा किसी न किसी वजह से। लेकिन बस बतौर एक हदफ के कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, हमारे फाउंडर मुल्क के जो कायदे आज़म थे उनकी भी यही हमें एडवाइस थी, और मेरे ख्याल में हर हुकूमत की यही कोशिश होनी चाहिए। खारजा पॉलिसी को लेकर इसमें आपको क्या अहम चीज़ लगी? अफगानिस्तान के साथ को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फिर अमेरिका के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़ाहिर को आइडियल ताल्लुकात तो है नहीं है। आप देखें जमहूरियत समिट में दावत दी गई पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार किया। फिर अपने अड्डे देने की जब बात हुई, जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज़ को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में, देखिए दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे, ये एक अबदी हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते या हमें दबंग होना पड़ेगा, नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था, यानी मैं सरकार में तो नहीं, हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अड्डों के हवाले से था। जी बिल्कुल, और अड्डों को तो वाकई नहीं देना चाहिए। क्यों दिए जाए पाकिस्तान के अड्डे जहां से ही ड्रोन उठे और पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करें? मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से वो तो था इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जी लॉक्स भी होगा, ग्राउंड लाइन करेंगे। तो इसलिए अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट का ये मतलब नहीं है कि तावन ही नहीं करना, सिर्फ वो अड्डों की हद तक ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल पाकिस्तानी कौम इसको पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल में मेरे समेत और शायद आपके समेत हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारी सॉवरेनिटी को इस तरह पामाल किया जाए, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके सामने जो देखे ना, अफगानिस्तान के हालात तो देखें, वहां पे अभी वहां पे फिर दहशतगर्दी के बड़े ज्यादा असरात नुमाया हो रहे हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस शेयरिंग ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि चीन के साथ, रूस के साथ, तमाम जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं उनके साथ हमें करनी पड़ेगी। ये मुश्तरका चैलेंज होगा। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बिगाड़ नहीं सकते। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। तो जमहूरी समिट में शिरकत न करने का फैसला हमारा दुरुस्त था? पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए थी क्या? जी मेरे ख्याल में दुरुस्त था। मैं उसको जिस नजरिए से देखता हूँ वो इस नजरिए से देखता हूँ कि वहां पे उन्होंने यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है उनको आप प्राइमरी सीट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सोच समझ के ये फैसला किया, हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये भी फैक्टर्स हो, कोई और भी फैक्टर्स हों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। देखिए जो मैंने प्रेस रिलीज देखी उसमें ये बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जमहूरियत के हवाले से भी हम उनके साथ ताल्लुकात
को कायम रखेंगे। तो इस वजह से मुझे तो कोई मसला उसमें फ्रैंकली नजर नहीं आया। अमेरिका के साथ से और अमेरिका के उसके बाद से आपने देखा कितने विजिटर्स आए हैं, ताल्लुकात भी उनके साथ हमारे कायम है, तो कायम रहेंगे। ये पाकिस्तान को हर मसले में ये फैसला करना होगा किसी न किसी हवाले से कि क्या हमारे मफाद में वो है या नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम एक फैसला करेंगे तो वो हमें चीन या अमेरिका से दूर ले जाएगा। अपने मफाद को देख का इजरा किया प्राइम मिनिस्टर ने, मौजूदा दौर में उसकी क्या अहमियत है और आपके नज़दीक इस सारे 50 सफ़ात में सबसे अहम चीज़ क्या है? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल इस किस्म की मदर पॉलिसी मिसिंग थी, इसकी ज़रूरत थी। बेसिकली तो ये एक फ्रेमवर्क है, एक डायरेक्शन देने वाली अम्ब्रेला पॉलिसी है, जिसके नीचे जितनी डाउन स्ट्रीम पॉलिसीज हैं वो उसके हिसाब से चलेंगी। वो पॉलिसीज तभी भी मौजूद हैं। खुदा ना खासा पाकिस्तान पॉलिसीज के बगैर नहीं चल रहा था। बिल्कुल। डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंटीरियर पॉलिसी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन ये है कि वो उनको अब एक समत मिल गई है कि ऐसे आपने चलना है और ये हमारा वो है मामला। देखिए, इस चीज़ में ये जो डॉक्यूमेंट है जो सामने है, इसमें एक चीज़ वो अहम है जो कि हुकूमत शो करने की कोशिश कर रही है, और एक चीज़ वो अहम है जो हम जैसे कुछ लोगों ने इसके अंदर महसूस की है। जो चीज़ हुकूमत की तरफ से अहम है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये बेसिकली पीपल सेंट्रिक है, लोगों की एजुकेशन, लोगों की सेहत, लोगों का ख्याल, ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, जो कि एक दुरुस्त बात है। पहले भी हमेशा हम ये कहते रहते थे, लेकिन इन राइटिंग ये इस वक्त देखना ये है कि एम्फेसिस देना एक और बात है, फिलॉसफी पेश करना एक और बात है। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि कौमी सलामती सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक नहीं है, ये आपकी जो फाइनेंस है, आपकी मईशत है, उससे मुतालिक है भी है। और ये तो मेरा ख्याल है कि एनडीयू में जिसने भी कोई कोर्स किया है वो उसको पता है कि ये तो वहां पर बुनियादी चीज हमें भी बताई जाती है कि सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा कि जब हम इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक डायरेक्शन पे इतना ज्यादा जोर देते हैं और हम कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजी को पीछे डालेंगे और इकोनॉमी को आगे रखेंगे, तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो हमारे वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं क्या उनको अलग रख के इकोनॉमी को आगे चलाया जाएगा? मैं सीधी सीधी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का इसी तरीके से जुल्म सितम जारी रहे मकबूजा कश्मीर में, तो उसको हम भूल कर हम कहें जी वो देखते रहेंगे, आप करते रहिए जो करना है, हम जो है ना आपके साथ तजारत भी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इम्कान तो नहीं है इसका, खदशा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार जोर दिया गया। बिल्कुल, वेरी ट्रू। फिर इस कौमी सलामती पॉलिसी की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? जी, साफ ज़ाहिर है कि ये फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे कश्मीर के सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन इससे ऊपर है किसी भी पॉलिसी से, तो वो तो जब तक आप तब्दील ना करें और कोई आपको तब्दील करने नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों का एक होता है ख्याल या एटीट्यूड या नजरिया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, या तो आप राय आमा को हमवार करें, जो कि बहुत मुश्किल काम है, या फिर ये है कि आप ये कर। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि एक आम आदमी के लिए ये जो इसमें मईशत के हवाले से एक आम शहरी का तहफ़्फ़ुज़, उसकी क्या अहमियत है? एक आम आदमी को तो आजकल मतलब कि अपने रोजगार की फिक्र लगी हुई है, 2 वक्त की रोटी की फिक्र लगी हुई है, बच्चों को पढ़ाना कैसे उसकी फिक्र लगी हुई है। आप कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर रहे हैं। जी देखिए, आम आदमी तो इसके ऊपर बहस ही नहीं कर रहा। आम आदमी आप पूछ लें किसी को जाके, ये तो आप और मैं बात नहीं कर रहे हैं, या जो एकेडेमिया है वो बात कर रहा है, जो लोग इस किस्म के सिक्योरिटी को जानते हैं वो बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, आम आदमी तो इसके असरात का इंतजार करेगा। कितनी देखिए, पहली बात तो ये है कि इस हुकूमत के पास इतना वक्त ही नहीं है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके। द टाइम इज गॉन। ये अभी अगर अगली दफा ये खुद आते हैं, जो भी आता है उनकी मर्जी पर होगा कि इसमें से कितना हिस्सा, क्योंकि देखें ये एपेक्स पॉलिसी है, इसमें डाउन स्ट्रीम पॉलिसीज बननी है। इसके मुताबिक आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? 5-6 महीने तो इसकी बाकी पॉलिसीज को इसके मुताबिक अलाइन करने में लग जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, इंतखाबात सर पे खड़े होंगे उस वक्त। तो मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन हमें तारीफ जरूर करनी चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी आ गई है जो मजबूत है, एक फ्रेमवर्क देती है, एक डायरेक्शन देती है, आपस में कोऑर्डिनेशन की बात करती है और पीपल सेंट्रिक है, इकोनॉमी के ऊपर एम्फेसिस है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। इम्प्लीमेंट कैसे होगी और उसके लिए वक्त कहाँ पर है, ये तो देखना पड़ेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया।